नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किन्नी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किन्नी टाइम्स। मौजूद है इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में और चर्चा आज की जो है वो है अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2021 में एक मास्टर प्लान लागू हुआ था। उस मास्टर प्लान को लेकर ही कहानी इर्द-गिर्द घुमाई जा रही है। तो पूरी कहानी क्या है मास्टरमाइंड की, हमारे साथ में धर्मवीर कौशिक जी हैं। इनको बेहतर बखूबी तरीके से पता है मास्टर प्लान के बारे में। चलिए इनसे ही चर्चा करते हैं कि जो मास्टर प्लान की कहानी है ये क्या कहानी है। बहुत-बहुत स्वागत है धर्मवीर जी आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत स्वागत है गुरु जी। ये मास्टर प्लान 2021 का जिक्र बार-बार क्यों आ रहा है? क्या है ये मास्टर प्लान 2021? देखो जी, हर शहर के लिए एक मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया जाता है 20 साल पहले। एडवांस में है कि 20 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसमें किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ें मास्टर प्लान के अंदर बनाई जाती हैं। कितने रोड की ज़रूरत है, कितने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सफाई व्यवस्था, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, तमाम चीज़ों को मास्टर प्लान में जगह दी जाती है। कैसे-कैसे शहर का डेवलपमेंट होगा, इसकी पूरी प्लानिंग मास्टर प्लान में होती है। अब दिल्ली का जो दुर्भाग्य है कि मास्टर प्लान जो है 1961 के बाद, पहला 1961 में मास्टर प्लान आया, उसमें काम हुआ। उसके बाद 81 का मास्टर प्लान आया ही नहीं। 2001 में मास्टर प्लान आया 2021 के नाम से, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही चला गया। और दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम एक राजधानी होते हुए भी एक राजधानी का स्वरूप नहीं बन पाया, क्योंकि पिछली सरकारों ने मास्टर प्लान में काम नहीं किया। जो मास्टर प्लान की एक्चुअली प्लानिंग थी उस पर काम नहीं हुआ, तो पूरा शहर अव्यवस्थित होकर बस गया। जहां जिसने चाहा मकान बना लिया, जैसे चाहा वैसे बना लिया, जहां जिसने जो चाही वो अपनी की। अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट गई, कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए अब सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा मानने की सजग है कि पीछे जो काम नहीं हुए मास्टर प्लान में, अगर 2021 के मास्टर प्लान में काम होते तो ये समस्या आती नहीं, टाइम से काम होते। लेकिन वो मास्टर प्लान में कोई काम नहीं हुआ 2021 के मास्टर प्लान में। अब 2041 का मास्टर प्लान अभी 1 या 2 महीने के अंदर बिल्कुल फाइनल होके आ जाएगा। बहुत इस पे तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, चाहे लैंड पुलिंग की हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनियों का मैटर हो, चाहे मास्टर प्लान के रोड्स हों, और चाहे वे ज़मीनें जो रिच क्षेत्र में हैं और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे के तहत जो पुरातत्व विभाग की जो साइट्स हैं जहां किले वगैरह बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों ने दबा रखा है या अवैध रूप से बेच दिया था, इन पे सब पे काम होगा। सरकार इस मामले में बहुत तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि अब अगर सरकार ने चूक कर दी तो आने वाले टाइम में दिल्ली में रहने लायक स्थितियाँ रह नहीं जाएंगी, ऐसी स्थिति होने जा रही है। तो सरकार बहुत ज़्यादा सजग है और उनको ठीक ठाक करना चाहती है, इसलिए बहुत तेज़ी से मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। 2021 मास्टर प्लान को लेकर जिक्र करते हैं, ऐसा क्या था जो मतलब अब 2041 का नाम लेकर उस पर हड़कंप मचा हुआ है एकदम? देखिए, 2021 के मास्टर प्लान में साउथ दिल्ली की बात करता हूँ, ज़्यादा दिल्ली की बात नहीं करता। साउथ दिल्ली में पिछले 40 साल से एक भी सड़क नहीं बनी। अगर आप देखें तो 1980 के अंदर जो सड़कें थी, आज भी वही सड़कें हैं, बल्कि उन पे इंक्रोचमेंट हो गया। वो सड़कें अगर 60 फुट की थी तो आज वो 55 फुट की, 50 फुट की रह गई हैं। लोगों ने इंक्रोच कर लिया, नई सड़क एक भी नहीं बनी। और उस टाइम आबादी अगर 1 लाख थी तो आज 10 लाख की आबादी एमबी रोड से, अगर हम साउथ की तरफ देखें तो पूरी एमबी रोड के साउथ साइड में 10 लाख की आबादी हो गई है, जो कभी 1 लाख की भी आबादी नहीं होती थी। तो सुविधाएं तो, रिक्वायरमेंट तो 10 गुना हो गई हैं और सुविधाएं मिली नहीं एक भी। तो सारी स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है कि अब अगर हम मास्टर प्लान पे काम नहीं होगा, जैसे हमारे क्षेत्र में 5-6 मास्टर प्लान के रोड हैं, अगर ये रोड नहीं बने तो इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आने वाले टाइम में यहाँ रह नहीं सकता आदमी, क्योंकि निकलने की जगह नहीं। आप जगह जगह देख रहे हैं, गलियों से निकल रहे हैं, सब जगह जाम लगा रहता है। तो ट्रैफिक बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, ये समस्या बढ़ती जाएगी। तो इसलिए भी 2021 के मास्टर प्लान का जिक्र बार बार आता है कि अगर टाइम से काम किया होता तो आज ये दिक्कतें नहीं होती। अब सरकार देखिए क्या करती है। 2041 के मास्टर प्लान में हमने भी बहुत सरकार से मांग की है रोड वगैरह बनाने के लिए, कि इस क्षेत्र के जो रोड हैं उनको बनाया जाए। तो सरकार 41 के मास्टर प्लान में कितना इसको लागू कर पाती है, देखने की बात है। दूसरी अनऑथराइज कॉलोनियों की बात है। अनऑथराइज कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए, लेकिन रेगुलराइज नहीं किया गया है अभी तक। रेगुलराइज करने के लिए भी एक कंडीशन लगाई जा रही है कि पहले 30 फुट की गलियां होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला कि जो एंट्रेंस रोड है वो 40 फुट का होना चाहिए और अंदर कॉलोनी की गलियां 30 फुट होनी चाहिए। हमने बहुत शोर मचाया था इस मामले में पीछे के भी 30 फुट की गलियां तो संभव है नहीं, लोग बसे हुए हैं, अब कैसे मकान 30-30 फुट के तो मकान ही नहीं है, गलियां कहाँ से होंगी। तो सरकार ने इस पर कुछ काम किया है कि 20 फुट की गलियां अलाउड कर दी हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज भी संगम विहार, देवड़ी और तमाम क्षेत्रों में, खानपुर में, कहीं भी देख लो आप, 20 फुट की गलियां भी नहीं है।
5-5, 6-6 फुट की गलियां हैं, हम्म। तो ये अपने आप में बड़ा दाव पे लगा हुआ क्षेत्र है। हम्म। क्योंकि सरकार जो है ये कह रही है कि जहाँ 20 फुट की गलियां नहीं होंगी वहाँ रिक्रिएशन किया जाएगा, मतलब सब कुछ तोड़ के दोबारा बसाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है। अच्छा, एक इसमें जिक्र करा जा रहा है बहुत ही गंभीरतापूर्ण तरीके से रिज का, इसकी कहानी क्या है, इसको बताएं थोड़ा। देखिए, रिज वो क्षेत्र है जो सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। संरक्षित का मतलब है कि उसमें केवल वन होंगे, पार्क हो सकते हैं रिज के अंदर, रीजनल पार्क हो सकता है, सिटी पार्क हो सकता है, वो जंगलात की जमीन होगी, एक तरह से जंगल की जमीन होगी। और हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो रिज क्षेत्र में दिखाया हुआ है। तकरीबन कितने फीसदी लोग ऐसे हैं जिनका मकान रिज क्षेत्र के तहत है या आता है? लगभग संगम बिहार में मैं समझता हूँ 25% से ज़्यादा लोगों के मकान रिज क्षेत्र में हो सकते हैं। और अगर दक्षिणी दिल्ली की बात करें, ये अपने संगम बिहार से लेके और छतरपुर से आगे तक की बेल्ट की, देखिए अगर हम सारे क्षेत्र की बात करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। हालांकि मैंने कैलकुलेट तो किया हुआ है उसमें कि कितना, लगभग 13,000 एकड़ जमीन है या कितनी है, कुछ अब पूरा मेरे को आइडिया नहीं है, बिना देखे नहीं बताऊंगा, कोई ऑथेंटिक बात नहीं कहूँगा, ऐसी बात नहीं कहूँगा जो ठीक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो है लेकिन वो लिखी हुई है कहीं पे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आया नगर से लेके और बदरपुर तक है, और जिसमें लाल कुआं का भी क्षेत्र है, संगम विहार का क्षेत्र है, सैनिक फार्म का क्षेत्र है, और जो है अपना मदानगढ़ी का, और तमाम आया नगर तक आप देखेंगे तो रिच क्षेत्र में बहुत बड़ा है। लगभग 50-51 कॉलोनियां हैं जिनके अंदर रिच क्षेत्र ये बता रहे हैं। संगम बिहार की बात करते हैं, संगम बिहार में कितने ऐसे हिस्से हैं जो मतलब रिज के तहत आते हैं, जो मकान हैं जो टूटेंगे या आशंका है उन मकानों को लेकर? देखिए अगर हम खोरी की बात करें, खोरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जैसी पावर है, वो कोई ऑर्डर पास करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी मान्य ही होता है, क्योंकि उसको पूरी अथॉरिटी है कि जहाँ जहाँ संरक्षित वन क्षेत्र है रिज के बारे में, खास तौर पे उसके बारे में, कि जहाँ जहाँ ज़मीन रिज के बारे में डिक्लेयर होगी वो लोग वहाँ आदेश देकर उसको खाली करा सकते हैं। सरकार को कह सकते हैं कि इसको खाली किया जाए, चाहे उसमें तोड़ के खाली किया जाए या किसी दूसरे तरीके से, और तो कोई तरीका होता नहीं है खाली कराने का। पीछे खोरी में देखा सारे मकान तोड़ दिए थे। तो कलकाबाद में भी आप देख रहे हैं कि पुरातत्व विभाग की ज़मीन के नोटिस आए हुए हैं, तो वो भी 20-25 साल से एक लगातार मामला चल ही रहा है, आज उसमें नोटिस आए हैं। क्या सरकार का एक्शन होता है ये तो अभी देखने की बात होगी। ऐसे ही रिच क्षेत्र में बहुत सारी संगम विहार की कॉलोनियां हैं जिसमें ये समस्या आ सकती है। पीछे तो विधानसभा 49 को पूरा का पूरा रिज दिखाया हुआ था, जब हमने काफ़ी ऑब्जेक्शन लगवाए थे कि भाई सारा रिच क्षेत्र नहीं है, कुछ हो सकता है, सारा तो नहीं है, कम से कम एग्रीकल्चर लैंड का भी हिस्सा है। बहुत सारे लोगों से ऑब्जेक्शन फाइल कराए, लोगों ने किए भी। अब भी ज़रूरत है लोगों को सरकार से अपनी बात कहने का, और सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर यूनाइट होकर कहेंगे तभी सरकार सुनेगी। कोई 2-4-5 आदमी आवाज़ उठाएंगे तो कोई सुनने वाला इसमें है नहीं। और जहाँ तक कॉलोनियों में रिज की बात है, एच ब्लॉक में आपने देख ही लिया, के ब्लॉक के अंदर हो सकता है आई ब्लॉक, J2, J, F3, C ब्लॉक, K2, G ब्लॉक, चर्च कॉलोनी, M ब्लॉक, इनमें, और सैनिक फार्म के एरिया में, और आगे तो मैंने बताया है कि काफ़ी एरिया में आया नगर तक रिज है। इनमें रिज की समस्या आ सकती है लोगों को, और ये समस्या अगर एक बार आ गई तो ये फिर सुलझेगी नहीं आसानी से। तो सरकार तक लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, अपने जो उनकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने चाहिए 81 के बेस पे कि जिस समय वो बसे थे उस समय ये रिज नहीं था। क्योंकि रिज जो है 1988 में डिक्लेयर किया गया था, बाद में 1996 में भी कुछ एरिया डिक्लेयर किया गया, समय समय पर इसमें चेंजेस करके डिक्लेयर किए गए हैं। ग्राम सभा की ज़मीन भी रिज में कन्वर्ट की गई थी। तो अगर ओरिजिनली लोग देखेंगे शुरुआत से तो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा ना हो जो रिज में ना हो, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर फाइट करनी पड़ेगी। एक आदमी के बस की बात नहीं है, 2-4 आदमी के बस की बात नहीं है ये लड़ाई लड़नी। ये तो तमाम लोगों को इकट्ठा होकर लड़नी पड़ेगी जिनके कॉलोनियाँ इन रिज क्षेत्र में आ रही हैं। मास्टर प्लान 2021 में संशोधन होकर 2041 में जो लागू होगा, उसके तहत जो रोडों का जिक्र आया उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में बताएं, मतलब किस तरीके से रोड है, कहाँ से निकलेंगे, क्या होना चाहिए, कितने स्पेस है उसमें? देखिए हमने तो ये लड़ाई जो है स्टार्ट करी थी, रोड्स के लिए स्टार्ट करी थी। सही मायने में हमने साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र को हमने मास्टर प्लान 2021 के जो रास्ते थे, जिसमें गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से 100 फीट का रोड है, वो सीधा पीछे एक 330 फीट का रोड है जो कहाँ से जा रहा है, शिव मूर्ति से आप मान लें इसको। तो ये बहुत पीछे से रहा है बनता हुआ, लेकिन ये आखिरी फेज में हमारे यहाँ बनेगा, और ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के अंदर इसका काम स्टार्ट भी हो जाएगा। ये 330 फीट का रोड है जो
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगा। सही मायने में पहले ये प्लानिंग नहीं थी, पहले इसकी प्लानिंग ये थी कि ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जो अपना कार्गो है यहाँ पे तुगलकाबाद में जो आप देखते हैं ना टर्मिनल है जिसमें बहुत सारी लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, इसको जोड़ने के लिए रोड बन रहा था। लेकिन अब पीछे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये रोड सही मायने में अब जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगा, वहाँ तक जाएगा ये, और ये यमुना एक्सप्रेस को क्रॉस करके जाएगा। इस तरीके से एक बड़ा रोड बनने वाला है 330 फीट का। हमारे एरिया में 100 फीट का रोड गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से 330 फुट पे जाएगा। 260 फीट का रोड है जो आपने डीसी ऑफिस देखा होगा, वहाँ से चल के इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के पीछे से वो भी 330 फीट के रोड पे जुड़ेगा। मंगल बाजार का रोड 100 फीट चौड़ा होकर 330 फुट तक जाएगा। बांध रोड जो है 100 फीट चौड़ा होकर मंगल बाजार से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी तक 260 फीट का रोड है, वहाँ तक जाएगा। और एक रोड आपने देखा होगा जेड मोड़ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जेड मोड़ नेवसराय में, यहाँ से लेके और झुग्गियों के बीच से होता हुआ, ये जवाहर पार्क के बीच से होता हुआ और कृष्णा पार्क के पीछे से झुग्गियाँ हैं, यहाँ से क्रॉस होता हुआ मंगल बाजार पे जुड़ेगा। ये रोड मेजरली दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक रोड और जिस पर सर्वे हुआ था वो 100 फीट का रोड था जो शूटिंग रेंज से, और ये पीछे जितने भी ये ब्लॉक हैं आपके आई ब्लॉक, एच ब्लॉक, जो संगम विहार के उधर के ब्लॉक हैं जिसमें देश मोहनिया है, उनके बिल्कुल सीधे साथ से रोड के साथ साथ होता हुआ जे ब्लॉक स्कूल तक आना था। ये प्लानिंग में था, इसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं कहाँ इसकी प्लानिंग निकल गई, ये सामने नहीं है। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे रोड चौक का चौड़ीकरण होगा, इसके तहत जितने भी मकान आएंगे उनके लिए सरकार की प्लानिंग्स क्या हैं और क्या आपके संज्ञान में आया है, क्या होगा आगे? देखो जी, अभी तक तो जो ये था कि जहाँ से रोड निकलेगा, जिनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी उनको तो मुआवजा मिल जाएगा सर्कल रेट का। जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं है उनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि उनको क्या सरकार देगी या नहीं देगी। एक नई प्लानिंग की बात चल रही है, जैसे बॉम्बे में है कि कहीं से रोड निकलता है तो सरकार वहाँ मुआवजा देती है, तो हो सकता है यहाँ भी सरकार उस प्लानिंग को लागू करे कि भाई सर्कल रेट प्लस जितने गज का मकान है उसको कैलकुलेट करके और उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने की बात चल रही है कि एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको वो बाद में डेवलपर ले सकते हैं, बिल्डर ले सकते हैं और उनको वैल्यू पेड कर सकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन कहानी तो एक और भी है, यहाँ पर ये सारी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं, रजिस्ट्री तो कोई है नहीं, तो ऐसे में मुआवजा अगर सरकार देगी तो किसको देगी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नजफगढ़ क्षेत्र में भी ये बात आई थी जब श्याम विहार में मकान टूटे थे, तो जिन लोगों के मकान थे उनको तो मकान तोड़ दिए गए और मुआवजा गवर्नमेंट ने दे दिया उन किसानों को जिनके नाम ज़मीन थी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग मारे गए जिनके मकान थे। तो ये स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ यही हो सकता है कि सरकार पहले उनकी रजिस्ट्रियाँ कर दे तब रोड निकाले, और उसके बाद अगर पहले ही रिज घोषित कर रखा है तो ऐसे में रजिस्ट्री कैसे होंगी फिर? उनकी तो किसी हालत में रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। मैं तो उनके बारे में कह ही चुका कि देर सवेर उन मकानों की वैल्यू बिल्कुल जीरो होने जा रही है, क्योंकि ना तो वो मकान बिकेंगे, कोई लेगा नहीं उनको, रिच क्षेत्र में क्यों लेगा, रिस्क में कोई हाथ क्यों डालेगा, और हो सकता है उनको सुविधा भी ना मिले। बहुत बड़ा सवाल है ये, जो कि रिज को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और इसके तहत जितने भी मतलब प्लॉट हैं जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो थी पिछली जो पास हुई थी उनके तहत जो आए हैं 2000 मास्टर प्लान 2021 के तहत, उन पर लगातार एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है साफ तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर कोई क्षेत्र रिज में डिक्लेयर होता है तो समझो कि उसके ऊपर तो 100% खतरा आ ही गया है। ये मसला था मास्टर प्लान 2021 को लेकर। अब इसमें एक मसला और है छतरपुर क्षेत्र को लेकर, जिसमें कि 69 कॉलोनियों को एफिलेंट घोषित कर उनको बाहर कर दिया है। उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या मसला है उसका? देखिए 1731 कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई, सरकार ने बोला कि इनकी पीएम उदय योजना में हम मालिकाना हक दे रहे हैं। अब इसमें रहेगी 69 कॉलोनियाँ, जिसमें सैनिक फार्म, महेंद्रू इनक्लेव और साउथ दिल्ली की छतरपुर राजपुर की बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। ये हमारी ज़्यादातर 66 कॉलोनियाँ तो साउथ दिल्ली की हैं। इनको राइट ऑफ ओनरशिप अभी सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? वो कह रही है कि ये अमीर लोगों की बस्तियाँ हैं, इनको नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा है कि कोई आदमी अगर अमीर है तो उसको मकान का हक नहीं मिलेगा, ये तो बात समझ में नहीं आती। तो जो 69 कॉलोनियाँ यार, वैसे भी आप देखो जाके छतरपुर में और उसमें तमाम जगह पे कौन से अमीर लोग बसे हुए हैं। 50-50 गज के 100-100 गज के प्लॉट लोगों ने ले रखे हैं। जैसे सब जगह लोग बसे हुए हैं वैसे ही वहाँ बसे हुए हैं।
तो ये बात समझ से बाहर है कि आज तक उनको राइट ऑफ ओनरशिप क्यों नहीं मिला। काफ़ी संघर्ष चल रहा है, 69 कॉलोनी की जो एसोसिएशंस है लगातार संघर्ष कर रही है, और हम तो हमारी तो वेल विशेज यही है कि उन लोगों को भी राइट ऑफ ओनरशिप मिले। और सही मायने में तो देखो, जैसा सैनिक फार्म बचा हुआ है, सैनिक फार्म में आज अगर आप देखोगे ना, तो सैनिक फार्म में तो सिर्फ कहने को ही रईस लोग रह रहे हैं, बाकी तो हालत ये है कि उनके मकानों में अगर थोड़ी कहीं दरार भी आ रही है ना, तो उसको रिपेयर कराने के लिए भी उनको पसीने आ रहे हैं कि इनको, हाँ, कैसे इनको रिपेयर कराएं। तो ये सरकार का रवैया मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। राइट सबको होना चाहिए, अमीर को भी गरीब को भी। अगर झुग्गी में रहने वाले को अधिकार है तो अमीर आदमी को भी है। भाई देश तो अमीर आदमियों के दम पे ही चलता है। देखो, गरीब आदमी के दम पे तो देश चलता नहीं, चलेगा तो उन्हीं के दम पे जो टैक्स देंगे। और अगर टैक्स दे रहा है, कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो उसको बड़े घर में रहने का भी अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। इसके अतिरिक्त आपको क्या लगता है, मतलब 2021 मास्टर प्लान को लेकर कोई बात हो जो छूट गई हो, रह गई हो, या आप बताना चाहते हो? सबसे बड़ा खतरा मास्टर प्लान 2041 में ये है कि सरकार जो है 1731 कॉलोनियों को दोबारा तोड़ के बनाना चाहती है। जो सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है बात, पीएम उदय योजना के अंदर ये स्कीम ये है कि जहाँ 20 फुट की गलियाँ नहीं होंगी, पहले 30 फुट का था, मैंने बताया आपको, वहाँ रिक्रिएशन किया जाएगा। रिक्रिएशन कैसे किया जाएगा? या तो वो ये कहेंगे कि भाई अपनी एसोसिएशन बना लो, आरडब्ल्यू बना लो, और अपने आप मिलकर नक्शा पास कर लो, अपने घरों को पीछे 20 फुट की गलियाँ कर लो, उस हिसाब से वो पास हो सकती हैं। अब किसी आरडब्ल्यू में इतनी ताकत तो है नहीं कि किसी की घर की दीवार को पीछे करा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार कहेगी कि हाँ भाई, आपकी वो जो नॉर्म्स हैं, जो एमसीडी के नॉर्म्स हैं, वो लागू नहीं होते। आपकी गलियाँ 20 फुट की नहीं है, आपके यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, सुविधाएं नहीं आ सकती, छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो इसलिए इन कॉलोनियों को बिल्डर के हवाले किया सकता है, डेवलपर के अलावा। मान लीजिए किसी एक के सेकंड के ब्लॉक को ले लो आप, उसमें जितने मकान हैं वो कह दें कि भाई इस एरिया को बिल्डर डेवलप करेगा, तो वो अपने हिसाब से डेवलप करेगा, रोड छोड़ेगा, पार्क छोड़ेगा, सारी सुविधाएं देगा जैसे सरकार नॉर्म्स बताएगी। और वो फिर कॉस्ट भी अपने हिसाब से रखेगा कि कितनी उसको एक फ्लैट की कॉस्ट रखनी है। अब मान लीजिए किसी का 50 गज का फ्लैट है, मकान है, अब उसको 40,000 गज का सर्कल रेट, तो 20 लाख हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दें तो 5, 10, 30 लाख रुपए उसका मान लिया। उसके बाद डेवलपर वहाँ फ्लैट बनाता है मल्टी स्टोरी, और उस फ्लैट की कीमत देगा 50 लाख रुपए। सारी सुविधाएं देने के बाद कहेगा 50 गज का जो फ्लैट है वो 50 लाख का है। भाई पहली प्रीफरेंस आपकी है, आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप अपना पैसा लेकर आप कहीं भी जाकर बच सकते हैं। और आप लेना चाहें तो 50 लाख का फ्लैट है, 20 लाख का आपका बैंक लोन हो जाएगा, आप किस्तें भरते रहो, आप उस मकान में रह जाओ। ये स्थिति भी आ सकती है। तो ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो दिल्ली को डेवलप करने के लिए, विदेशों की तर्ज पर डेवलप करने की तरफ सरकार चल रही है तेज़ी से। अब इसमें कितना कर पाएगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति बहुत है। एक सरकार कुछ करना चाहती है तो दूसरी सरकार उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा जी। बाकी सरकार की सोच यही है। सरकारों के बीच में जो 2021 या 41 का जो मास्टर प्लान है, उसके तहत अगर बात करें तो गरीबी तबके का जो इंसान है, उसके लिए आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये मास्टर प्लान कितना उसके हक में है? देखिए, मास्टर प्लान जहाँ तक हक की बात है, अगर कॉलोनियों को रीडेवलप भी किया जाए, अगर मान लो किसी का 50 गज का फ्लैट है और आज उसने 3 मंजिल बना लिया और उसमें उसके 3 परिवार रह रहे हैं, और अगर उससे वो मकान ले लिया जाता है रीडेवलपमेंट के नाम पे, सिर्फ 50 गज उसको जगह दी जाएगी तो उसके लिए नुकसान होगा। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बना ही रहे हैं, 20 मंजिल फ्लैट बनाने हैं या 15 मंजिल के या 10 मंजिल के फ्लैट बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसको 4 गुना हिस्सा दे दिया जाए। जितना ज़मीन पे वो है इतना ही उसको 4 गुना डेवलप करके दे दिया जाए, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी सुविधाओं के साथ दिल्ली डेवलप हो जाएगी। 50 गज के मकान को अगर 4 50 गज के फ्लैट उसको दे दें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिल्डर भी तो करते हैं, 50 गज का आपका एक प्लॉट ले लिया, उसमें 5 मंजिल मकान बनाएंगे, 2-3 फ्लोर उसको दे देंगे, 2 फ्लोर की अपनी कीमत निकाल के और बेच कर चलते बनेंगे। तो सरकार भी इस तरीके से काम कर सकती है। अच्छा, आपके मुताबिक ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें अभी टूट फूट हो सकती है या हो रही है, आगामी टाइम में होने वाली है? देखो जी, टूट फूट के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सरकार के ऊपर है कि वो तोड़े या ना तोड़े, क्योंकि सरकार के अपने अपने डिसीजन होते हैं, राजनीति से प्रेरित होते हैं और राजनीतिक बाध्यताएं भी होती हैं। कई बार ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद भी सरकारें चुप लगा के बैठती हैं, पुलिस फोर्स नहीं देती। मान लो डिपार्टमेंट तोड़ना चाहता है कोई,
और पुलिस फोर्स नहीं मिलती तो कर नहीं पाता, या लोगों के विरोध की वजह से नहीं हो पाता। तो लेकिन ये ज़रूर मान लेना कि जैसे अब तुगलकाबाद एरिया में चुरिया गांव का मामला आया है, या वहाँ पे लालकुआ में हरिजन बस्ती का मामला रिज में आया है, संगम बिहार का या भाटी माइंस का, तो ये इन सब लोगों की किस्मत अब दाव पे लग चुकी है। कोई निश्चिंतता नहीं है कि कब क्या होगा, ये भविष्य तय करेगा कि सरकार। ज़्यादा संभावना तो यही है कि अब इन लोगों का वहाँ रहना, वो रहे जाएं लेकिन सुविधाओं से अभाव में रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमेशा उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, कभी भी उनके ऊपर कुछ भी एक्शन हो सकता है। यही है बड़ा मसला 2021 मास्टर प्लान को लेकर, जो कि संशोधित होकर अब 2041 मास्टर प्लान सामने आएगा। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र कौशिक जी, जो कि इस विषय को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किन्नी टाइम्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें किन्नी टाइम्स को, और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।